हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार अपना दिखाया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप लोग अपना प्यार इसी तरह से दिखाएंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि अब आपके लिए टाइम बहुत कम रह गया है एग्ज़ाम को लेकर के और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो इन वीडियोस को सभी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, जिस तरह चैप्टर 1 में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्कस की है, उसी तरह से चैप्टर 2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हम कलेक्ट करते हैं। अगर इस चैप्टर से आपने उतने क्वेश्चंस बना लिए तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आप उन सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे तरीके से बना ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, अभी तक जो मैंने 3 साल के पेपर को एनालाइज किया है, 2018, 2019 और 2020, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मार्किंग स्कीम कैसी रहती है इसकी। मार्किंग स्कीम, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 2018, उसके बाद 2019 और 2020। ठीक है, 2018 में एक ग्राफ का क्वेश्चन आया था, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का एक क्वेश्चन आया था। 2019 में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था और 2020 में भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है। एज वाला क्वेश्चन है, आप हम आगे डिस्कस करते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो 2019 में जैसे मैं आपको बता रहा था, डिजिट वाले क्वेश्चन आए थे, जैसे 7 टाइम ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इस तरह करके। और 2020 में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एज के ऊपर आया हुआ था, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एज से रिलेटेड कि फादर की एज इतनी, सन की एज इतनी, 5 साल पहले ऐसा हो गया, 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, डिजिट से रिलेटेड, और यहाँ एज से रिलेटेड। अब मज़े की बात यह है कि तीनों सेट में 18 यानी तीनों साल में 18, 19 और 20, और ये क्वेश्चन तीनों सेट में आते थे, यानी एक ही क्वेश्चन आया है, वो आपको सेट ए में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा। यही हाल यहाँ भी है, सेट ए में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा। यही हाल यहाँ भी था, ए बी सी तीनों सेट में एक ही क्वेश्चन आया है। और ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 18, बस इसी में ये क्वेश्चन आए हैं। और आपके नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये लास्ट क्वेश्चन होते हैं, 18 क्वेश्चन ही आते हैं, और ये सीधा सीधा 6 नंबर का आता है एक क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं ना इसका वेटेज कितना है। एक क्वेश्चन आता है, मात्र एक क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाएगा या क्वेश्चन नंबर 18 में आएगा। समझ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। या तो क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, और वाले क्वेश्चन रहते हैं, दो क्वेश्चन फंसते हैं इसमें, मेन क्वेश्चन होगा, या ऑप्शन में जो देता है 17 में वो, या तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी 2 क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं। तो या तो ये 17 में आएगा या 18 क्वेश्चन में आएगा, और आएगा सीधा 6 नंबर के लिए। ऐसा भी नहीं कि 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आया अभी 3 साल के पेपर में जो मैंने देखा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल भी हमारा सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, और हम मान के चल सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 18 में फंसेगा। अगर ये फंसेगा तो सीधा आपको 6 नंबर दे के जाएगा। इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उनको आपको बहुत ध्यान से बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बना ले जाएंगे, और आपका 6 नंबर सीधा सीधा सिक्योर हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है और इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारा पहला इक्वेशन होता है। इसी तरह से a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2।
तो ये दो इक्वेशन होते हैं। अब दो इक्वेशन है तो दो अननोन क्वांटिटी होंगी, x और y दो अननोन क्वांटिटी हैं वेरिएबल। चूँकि हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसको वेरिएबल कहते हैं, किसको कोफिशिएंट कहते हैं, किसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लीजिए जो बच्चे नए आए होंगे। तो यहाँ पर देखिए x और y इसमें अननोन क्वांटिटी, अननोन यानी जिसकी वैल्यू हमको निकालनी रहती है उसको हम अननोन नंबर बोलते हैं, अननोन क्वांटिटी। ये हम है यहाँ पर हम कहेंगे इनको वेरिएबल्स। और ये अननोन वेरिएबल कौन कौन होंगे, x और y, x और y। तो ऊपर वाली इक्वेशन में भी x और y आता है और ये जो नीचे हमारा सेकंड इक्वेशन है इसमें भी x और y दो अननोन क्वांटिटी है। याद रखिएगा क्वेश्चन में जितने भी अननोन क्वांटिटी होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन लगते हैं। अब चूंकि यहाँ दो अननोन क्वांटिटी आएंगी, दो चीज़ पूछी जाएगी क्वेश्चन में, दो चीज़ें इकट्ठे पूछी जाएंगी x और y, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन लगेंगे। अब चूंकि पहले चैप्टर में हमको सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी पूछी जाती थी तो एक ही इक्वेशन लगता था, यहाँ पे दो दो अननोन क्वांटिटी रहेंगी इसलिए दो दो इक्वेशन लगेंगे। अब इसमें a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है और c1 बिना x y वाला यानी कांस्टेंट नंबर है। इसी तरह से a2 x का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में, b2 y का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में और c2 कांस्टेंट है दूसरे इक्वेशन का। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन होते हैं, इनको हमको सॉल्व करना होता है और इनके सॉल्यूशन हमको निकालने होते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है, तो आंसर है x का और y का। इन्हीं दो चीज़ की वैल्यू हमको निकालनी रहती है। अब सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस लेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हम इक्वेशन को देख करके पहचान जाते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। निकलेगा तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो क्यों नहीं निकलेंगे, उसका कंडीशन क्या होगी। तो इस इक्वेशन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि किसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। यूनिक मतलब एक वैल्यू, एक x की वैल्यू होगी और एक ही y की वैल्यू होगी, मात्र एक वैल्यू। तो जब दोनों की एक एक सिंगल वैल्यू आनी होगी, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मेथड है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर x की एक वैल्यू आनी होगी, y की एक वैल्यू आनी होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मान लो एक ऐसा इक्वेशन हमको दे दिया कि सॉल्व करने के बाद ना तो x की वैल्यू आएगी ना y की वैल्यू आएगी, तो उसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आना। इसी तरह से हो सकता है x की एक से ज़्यादा वैल्यू आए, y की एक से ज़्यादा वैल्यू आए और बहुत सारी वैल्यू आए, तो उसको हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन या इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो ये तीन तरह की सिचुएशन होती है और उन तीनों सिचुएशन को हम खाली x का ये जो कोफिशिएंट है a1, y का जो कोफिशिएंट है b1 और ये जो कांस्टेंट नंबर है c1, इसी तरह से a2, b2 और c2, इनके रेशियोज लेकर के बता सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कि इस क्वेश्चन का आंसर यूनिक आएगा कि नो सॉल्यूशन आएगा कि मेनी सॉल्यूशन आएगा। तो इसको हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उनको आप आराम से बना लें। अब हम शुरू करने से पहले आपको ये बता दें भाई कि देखो, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं लास्ट तक तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए और आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। और आज का काम कल पे नहीं टालना है, आज बनाना है मतलब आज ही बनाना है, क्योंकि अगले दिन अगला लेक्चर आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब खाली x और y की एक एक सिंगल वैल्यू कब निकलेगी। तो उसके लिए शर्त ये है, यहाँ पर देखिए, फॉर यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन के लिए शर्त ये है कि जब हम a1/a2 करेंगे, a1/a2 और b1/b2 करेंगे, इनके रेशियो निकालेंगे। एक बार a1/a2 ये कोई नंबर होंगे, x के सामने जैसे 2x लिख दिया, 4y लिख दिया इक्वल टू 5 लिख दिया, 6x लिख दिया, 8y लिख दिया इक्वल टू 6 लिख दिया, तो ये और ये नंबर हो गए। तो इनको हम डिवाइड में ऐसे लिख लेंगे, फिर b1 b2 को डिवाइड में ऐसे लिख लेंगे। अगर इसका आंसर और इसका आंसर अलग अलग आया, सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो समझ जाइएगा जब ये इक्वेशन दोनों सॉल्व होंगे तो एक तो x की वैल्यू आएगी, एक तो y की वैल्यू आएगी। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसके लिए शर्त है ये कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल मैंने लिखा है, इक्वल लिख के काट दिया है, उस समय हम जान जाएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर हमको नो सॉल्यूशन निकालना है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसके लिए शर्त क्या होगी, फॉर नो सॉल्यूशन। इसके लिए शर्त होती है कि जब आप निकालोगे a1/a2 तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल बराबर आ गया b1/b2 के, यानी a1/a2 का आंसर और b1/b2 की वैल्यू दोनों कैसी होगी, बराबर। लेकिन जब हम c1/c2 देखेंगे, c1/c2 तो हम देखेंगे ये बराबर नहीं आया।
तो जब ये बराबर नहीं आए तो समझ जाइए कि ऐसे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ना x की वैल्यू आएगी ना y की वैल्यू आएगी। इसी तरह से एक तीसरी शर्त होती है और वो होती है मेनी सॉल्यूशन के लिए, या इसी को इन्फिनिट सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं। मैं उसको मेनी सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। मेनी यानी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएगा और उसके लिए शर्त यह है कि तीनों बराबर आ जाते हैं, यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आएंगी। तो समझ जाइएगा जब इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर एक जैसा आ जाए तो समझ जाइएगा ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारे निकलने वाले हैं। तो फिर हम उसको डिक्लेयर करके छोड़ देंगे कि मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए हम उसको बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 शर्त हो गई। अब इसमें हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है 2022 में वो यहाँ से है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हमको 2 इक्वेशन देते हैं, इसमें से कोई एक नंबर अननोन कर देते हैं। जैसे एक को हमने के लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको किसी एक को भी के लिख दिए। अब के लिखने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि के की जगह ऐसा कौन सा नंबर आ जाए कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए शर्त ये है। इसी तरह से कहीं पर के की वैल्यू रखेंगे और हम आपसे पूछेंगे के की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू आ जाए कि ये सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाए, कोई सॉल्यूशन ना निकले। इसी तरह से हम आपसे पूछ सकते हैं कि के की क्या वैल्यू रखने से वो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन बन जाए। तो इस तरह करके 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं, हम इसी पर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उनको आपको बनाना ही बनाना है, किसी भी हाल में उसको स्किप नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया, देखो 2018 में ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन आया था। अब इस साल 2021 और 2022 के लिए ग्राफिकल मेथड को रिड्यूस कर दिया गया है, यानी अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हम ग्राफिकल मेथड को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ कि ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। तो मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड का प्रैक्टिस इस साल नहीं करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जिसको हमको डिस्कस करना है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, कि नीचे दिए हुए हमारे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन कैसा हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो कौन से इक्वेशन है उसको देखिए। तो ये है हमारे इक्वेशंस, के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आपके अगस्त के असाइनमेंट में भी आया था यही क्वेश्चन, तो इसको भी आप मार्क करके रखेंगे। अगस्त में हमारा जो पहला असाइनमेंट आया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। अभी अभी मैंने आपको ये शर्त यहाँ आपको दिख रही स्क्रीन में, ये मैंने बताई आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए। हमसे यही कह रहा है क्वेश्चन कि देखो यहाँ पे नंबर है, स्टैंडर्ड फार्मूला मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अभी हमने नोट किया था, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, और इसी फॉर्मेट पर ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको दिख रहा है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए के कहाँ आता है, यहाँ एक्स के सामने। तो के की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर आ जाए कि ये पूरा इक्वेशन सॉल्व होने के बाद कैसा सॉल्यूशन दे, यूनिक, यानी एक एक्स की वैल्यू आए और एक वाई की वैल्यू आए सॉल्व होने के बाद। तो के की जगह ऐसा कौन सा नंबर हमको रखना चाहिए, तो हमको के की वैल्यू यहाँ पे बतानी है और हमको शर्त बता दी गई है कि सॉल्यूशन कैसा आना चाहिए, यूनिक। सबसे पहले तो यहाँ हम ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से ना, सॉल्यूशन कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इसी तरह से a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन को पहले इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, x के सामने क्या है k, तो x के सामने क्या है a1, तो a1 की वैल्यू कौन हो गई k। तो यहाँ से हमको a1 की वैल्यू k मिल गई, b1 की वैल्यू ये देखिए 2 मिल गई और c1 की वैल्यू हमको 5 मिल गई। ऐसे हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। इसी तरह से a2 की वैल्यू, नीचे वाला इक्वेशन ये a2 की वैल्यू 3 हो गई, b2 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा 1,
इसी तरह से C2 की वैल्यू 1। तो ये हमने A B C की वैल्यू निकाल ली, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई है, तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ हम लिखेंगे कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इफ, यानी कंडीशन। क्या कंडीशन होती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देता है? आंसर है ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब हम यहाँ A1 A2 B1 B2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की जगह क्या दिख रहा है K, A2 की जगह क्या दिख रहा है, ये देखिए 3, और नॉट इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? B1 है हमारा 2 और B2 है 1। अब जिस तरह आप इक्वल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो, K की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो बाकी सब एक तरफ भेजना पड़ेगा, तो इस 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 के साथ, तो 3 उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6। तो K नॉट इक्वल टू 6/1। अब 6/1 बेसिकली 6 ही है, तो इसको हम लिख देंगे K नॉट इक्वल टू 6। अब इसका क्या मतलब है? अभी तक तो आप लोग K इक्वल टू 6 को वैल्यू समझते थे, लेकिन K नॉट इक्वल टू 6 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो भैया, अगर इस इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन देना है, यानी एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू देनी है, तो K की जगह क्या नहीं आना चाहिए? नॉट इक्वल टू K, क्या 6, यानी K को सिर्फ 6 होना मना है, बाकी 6 के अलावा K कोई भी नंबर हो, 0 से लेके कुछ भी। अब 0 तो नहीं रखेंगे क्योंकि 0 रखने से x ही गायब हो जाएगा, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप रखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो ज़रूर x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपने k की जगह 6 रख दिया तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? तो k 6 नहीं होना चाहिए, बस 6 के अलावा किसी भी नंबर के लिए इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक आने वाला है। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k अदर देन 6 या एक्सेप्ट 6। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। k की हर वैल्यू के लिए, k की किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक, और लेकिन एक्सेप्ट k इक्वल टू 6, यानी k इक्वल टू 6 को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, बाकी हर वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो एक हमने ये क्वेश्चन बना लिया यूनिक सॉल्यूशन का। अब आपको जितने भी क्वेश्चन आए इस तरीके के, सब में इसी पैटर्न को फॉलो करना और ऐसे ही बनाना है। तो एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन पर। चलिए, सेम क्वेश्चन हम वापस से ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन यही रहेगा जो ऊपर मैंने नोट किया है, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन, हम खाली इक्वेशन चेंज कर दे रहे हैं। अब हमारा इक्वेशन ये है और निकालना हमको वही है कि k की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो कैसा आंसर दे दे? यूनिक। तो फिर से इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करना है? वही a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ से a1 हमको क्या मिल जाएगा? देखो, पहला इक्वेशन को पहले इक्वेशन से कंपेयर करो। a1 की जगह यहाँ 1 है तो ये 1 हो गया a1। इसी तरह से b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए b1 की वैल्यू क्या है, ये पूरे साइन के साथ आपको लेना है, माइनस के, दिख रहा है ना? y के सामने जो भी रहेगा वो b1 हो जाएगा, y के सामने माइनस के है तो ये b1 हो गया। इसी तरह से c1 की वैल्यू 2, इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, b2 की वैल्यू ये हो गई 2 और c2 की वैल्यू हो गई -5। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम कंडीशन लगा देते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होती है? a1/a2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए? b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, यहाँ से यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ध्यान से आप देखिए। देखिए a1 की जगह क्या लिखना है मेरे को? 1 डिवाइडेड बाय a2 की जगह 3
और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? आंसर है b1/b2। b1 क्या है? माइनस k। b2 क्या चीज़ है? 2। सेम काम हमको यहाँ पर भी करना है। k हमको एक तरफ बचाना है, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। अब ये 2 डिनोमिनेटर में, इधर आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3 नॉट इक्वल टू माइनस k। हमको k की वैल्यू चाहिए तो इस माइनस को भी इधर भेजना पड़ेगा, इसलिए k नॉट इक्वल टू माइनस इधर आ गया तो -2/3। तो ये हमारा k की वैल्यू बन गई। यानी k को सिर्फ -2/3 होना मना है। -2/3 के अलावा यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाए, दोनों इक्वेशन सॉल्व होकर के एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे। लेकिन अगर आपने k की जगह -2/3 रख दिया तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये नॉट इक्वल टू याद रखिएगा, यानी k क्या नहीं हो सकता? -2/3 बस नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम फिर से वही आंसर लिख देंगे जो ऊपर लिखा हुआ है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन have a unique solution for every value of k except k equal to -2/3। यानी k equal to -2/3 को छोड़ के k की हर वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का आंसर कैसा आएगा? यूनिक आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या होती है? यहाँ हमने नोट किया था, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं नो सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको नो सॉल्यूशन निकालना है, तो फिर से आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे? कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। मुझे उम्मीद है वो स्टेटमेंट अब आप लिख लोगे, कंपेयर विथ, समझ रहे हैं ना? कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन a1, ये लिखना ज़रूरी है भाई, a1 x b1 y इज इक्वल टू c1। इसी तरह से a2 x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इन दोनों को कंपेयर करिए, आपको a1 की वैल्यू 8 मिल गई, b1 की वैल्यू 5 मिल गई, c1 की वैल्यू 9 मिल गई। इसी तरह से a2 की जगह k, इसी k की वैल्यू हमको निकालनी है, b2 की जगह 10 और c2 की जगह 15। अब हम यहाँ लिखेंगे कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है? अभी मैंने आपको दिखाया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखिए a1 8/a2 k इक्वल टू b1 कितना 5 डिवाइडेड बाय b2 कितना 10 और नॉट इक्वल टू c1 है 9, c2 है 15। ठीक है, तो हम चाहें तो नॉट इक्वल लेके भी बना सकते हैं, या इक्वल किसी दो को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको तो k की वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इन दोनों को। तो ये वाला पोर्शन हमने लिया 8/k इक्वल टू 5/10। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो k को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, 5 को इधर, 10 को इधर, k एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ। तो ये k इधर आ गया, यहाँ पर 8 था, ये 10 हम उधर 8 से मल्टीप्लाई करने भेज दिए, 5 ऊपर था, यहाँ पर नीचे भेज दिए 5 को। तो k की वैल्यू ये बन गई, 5 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, 8 दूनी 16। तो 16 इक्वल टू k आया, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई? 16। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप इस क्वेश्चन में k की जगह अगर 16 रख देंगे, 16, तो इस पूरे सॉल्यूशन का, इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के मेथड हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने नो सॉल्यूशन से बना लिया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसी पर बुक से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ताकि आपके नो सॉल्यूशन के 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सेम आप ABCD की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब A1 मुझे k दिख रहा है, B1 मेरे को 3 दिख रहा है, और C1 मेरे को 3 दिख रहा है। ठीक है, ये इसी तरह से A2 की वैल्यू 12 है, B2 की जगह मेरे को k दिख रहा है यहाँ पर, और C2 की जगह मेरे को 6 दिख रहा है। तो यहाँ पर दो जगह k आ रहा है दोनों इक्वेशन में, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। फिर से ये चीज़ हम लिखेंगे, कंडीशन
फॉर नो सॉल्यूशन। सेम चीज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज़ को पुट कीजिए, a1 की जगह k है, a2 की जगह 12 है, इक्वल टू लगाना है। b1 की जगह 3 है, b2 की जगह k है, फिर नॉट इक्वल लगाना है। c1 की जगह 3 है और c2 की जगह 6 है। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों को कंपेयर करने के लिए फिर से एक बार लिख लेते हैं, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के मल्टीप्लाई हो गया, के स्क्वायर हो गया, 12 उधर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 तिहाई 36। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा 36। 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो रूट के बाहर क्या निकलेगा, 6। अब याद रखिएगा, रूट के बाहर जब भी कोई क्वांटिटी निकलती है प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर k की दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो k की वैल्यू हो जाएगी +6 और दूसरी k की वैल्यू हो जाएगी -6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने क्वेश्चन में जहाँ भी k आ रहा है, k की जगह 6 आ जाए या k की जगह -6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है नो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं मेनी सॉल्यूशन यानी इन्फिनिट सॉल्यूशन के बेसिस पर। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम नो सॉल्यूशन या इन्फिनिट सॉल्यूशन पर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन्फिनिट सॉल्यूशन। देखिए इन्फिनिट सॉल्यूशन से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, इसलिए एक क्वेश्चन एटलीस्ट हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने यूनिक सॉल्यूशन के 2-3 क्वेश्चन बता दिए, नो सॉल्यूशन के 2 क्वेश्चन बता दिए। अब एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम इन्फिनिट सॉल्यूशन के ले लेते हैं, ताकि इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे ये भी बन जाए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखिए क्या करना है, वही k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का आंसर कैसा हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन यानी इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ भी k आता है, यहाँ भी k आता है, यहाँ भी k आता है, यहाँ भी k आता है। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x b2y इज इक्वल टू c2। तो आप मुझे बताइए a1 की वैल्यू क्या हो गई, ये x के सामने जो भी लिखा रहेगा, x के सामने जो भी रहेगा वो a1 हो जाएगा, तो k-3 हो गया, k-3। b1 तो 3 दिख रहा है हमको, इसी तरह से c1 यहाँ पर k है, ओके। अब सिमिलरली a2 की वैल्यू ये k, इसी तरह से b2 की वैल्यू k, अगेन यहाँ पर भी k, दोनों जगह k है, ठीक है। इसी तरह से C2 की वैल्यू 12। अब ये वैल्यू हो गई। अब चूंकि हमने पहले आपको बताया है कि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या हो रही थी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। लेकिन इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या होती है वो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन, दोनों जगह इक्वल आता है। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। मैं वैल्यूज़ पहले आपको दिखा चुका हूँ, मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। a1 की जगह हमारा था k-3 डिवाइडेड बाय a2 की जगह था k, ठीक है। मैं ये नीचे लिख चुका हूँ इसलिए मैं आपको अपनी दिखा रहा, डायरेक्ट पुट कर रहा। b1 की जगह था हमारा 3 और b2 की जगह था k। इसी तरह से C1 की जगह था हमारा k और C2 की जगह था 12। ये हमने इसको बनाया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए जितने इक्वल आपको दिख रहे हैं सबको आपस में कंपेयर कर करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, इसको हम पहला इक्वेशन बोल दे रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं इसका नाम इक्वेशन 1 रख देता हूँ, ठीक है। अब हम पहले इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके k की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को भी कंपेयर करके k की वैल्यू निकालेंगे। k की ऐसी वैल्यू हमको चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाइड कर दे, इसको भी सेटिस्फाइड कर दे, इसको भी सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड करने का मतलब है इसको k की जगह उसकी वैल्यू को रखेंगे तो इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ भी आना चाहिए, वही आंसर यहाँ भी आना चाहिए, तभी वो k की वैल्यू मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए सिंस k-3 अपॉन k इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इस k का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे,
तो k का मल्टीप्लिकेशन k माइनस 3 के साथ, इसी तरह ये k 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप सबको आता होगा। k मल्टीप्लाइड बाय k, k स्क्वायर, k मल्टीप्लाइड बाय 3, 3k इज इक्वल टू 3k। ठीक है, अब ये 3k इसी तरफ बुला लो, तो इसको इधर बुलाएंगे, प्लस में इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या बचा देखिए, के स्क्वायर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 के साथ में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के कितना हो गया 6k, साइन माइनस का ही रहेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम k की वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी k है, इसमें भी k है, दोनों से k की वैल्यू कॉमन आ गई और यहाँ बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, तो आंसर है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से तो k की वैल्यू 0 हमको मिल गई और यहाँ से k की वैल्यू हमको 6 मिल गई। ठीक, एक तो हमारा ये पैरामीटर बना, k की दो वैल्यू हमको यहाँ से मिली। उसके बाद अभी हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3/k इक्वल टू k अपॉन 12, तो 12 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 12, और k के साथ मल्टीप्लाई होगा, k इंटू के, तो ये हो गया 12 तिहाई 36 इज इक्वल टू k इंटू के स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 36 इज इक्वल टू के। रूट से बाहर कोई भी चीज़ आती है तो प्लस में भी आती, माइनस में भी आती, इसको हम 6 इंटू 6 लिखेंगे, 6 बाहर आ गया, तो k की दो वैल्यू यहाँ से मिली, एक वैल्यू क्या मिली +6 और दूसरी वैल्यू क्या मिली -6, तो k की दो वैल्यू यहाँ से हमको मिली। तो अभी हमने इन दोनों को कंपेयर किया, अब हम पहला और तीसरा कंपेयर करेंगे। k माइनस 3 डिवाइडेड बाय k इक्वल टू k अपॉन 12, 12 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम, k माइनस 3 को, और k से मल्टीप्लाई हो करके k स्क्वायर हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप सबको आना चाहिए, इतना तो उम्मीद है मुझे कि आप सबसे बनता होगा ये। ठीक है, अब देखिए ये 12 से मल्टीप्लाई करो, 12k माइनस 12 तिहाई 36 इज इक्वल टू के स्क्वायर। इन सब को, इन दोनों को उधर उठा के ले जाओ, अब हम इसको इधर से लिख सकते हैं, ये लिखना अलाउ है। 12k उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों अगर उस पार चले गए तो इस पार क्या बचा 0, ये हो गया 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमको अब फिर से, आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं मेरे से, तो अब आप ये जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ का नंबर क्या है 1, ये है 36, 1 इंटू 36 मल्टीप्लाई किए तो हमारा टारगेट क्या हो गया 36। अब हमको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 36 आए और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस करें तो 12 आए। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो बड़ा आसान है, एक नंबर होगा 6, दूसरा नंबर भी होगा 6। 6 इंटू 6 करने से क्या आता है 36, और अगर 6 और 6 जोड़ दें तो 12 आता है। तो प्लस करने पर हमको 12 मिल जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पर हमारा टारगेट 36 मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं के स्क्वायर, इस माइनस साइन तक हमने लिख लिया। अब हम पहला नंबर लिखेंगे 6k, दूसरा नंबर लिखेंगे 6k, 6 में 6 हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक पहला माइनस यूज़ हो चुका है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस वाला एक्शन। उसके बाद प्लस 36, उम्मीद है ये आपको समझ में आता है, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी हमको बहुत सारे टॉपिक और डिस्कस करने हैं। यहाँ से हमको कॉमन क्या मिलता है k, तो एक k यहाँ बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, इसको 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, एक 6 यहाँ है, ओके। k यहाँ भी माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये भी 6 बचा। तो यहाँ से देखिए k माइनस 6 एक मिल गया और k माइनस 6 दूसरा भी मिल गया। तो यहाँ से हमको k इक्वल टू 6 और यहाँ से भी k इक्वल टू 6 मिलेगा, यानी इसको 0 को इक्वल करो, इसको 0 को इक्वल करो, दोनों में से हमको k की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो अब कुल मिला के k की क्या वैल्यू हमको मिली, देयरफॉर देखिए k हमको 0 मिला, k हमको 6 मिला और एक k माइनस 6 भी मिला। तो k की तीन वैल्यू हमको मिली, 0 मिली, 6 मिली और -6 मिली। इसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और कौन सी वैल्यू हमको नहीं चलेगी, तो आंसर है जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, वही वैल्यू ली जाएगी। अब पहले 0 रख के देखो
क्या करना है, हमको 0 रख के चेक करना है। तो जब हम 0 रखेंगे तो देखिए 0 माइनस थ्री हो गया डिवाइडेड बाय 0। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, ये खत्म हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइन, ये भी नॉट डिफाइन हो गया। लेकिन 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइन हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया, ये 0 हो गया। क्या तीनों आपस में इक्वल हैं, बीच में इक्वल साइन लगा है? आंसर है नहीं। इसलिए के की ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी, रिजेक्टेड, क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट को, हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। इसी तरह से के की वैल्यू -6 रख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए -6 -3 कितना हो गया, -9 डिवाइडेड बाय -6 रख के यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम k = 0 पर चेक किए। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से k = 0 पर। तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिला, ये मिला -3/0 और ये मिला 3/0 और ये मिला 0/12। तो ये तो हमारा हो गया नॉट डिफाइन, ये भी हो गया नॉट डिफाइन और ये हो गया 0। ये तीनों तो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए k = 0 नहीं चलेगा। ठीक, ये रिजेक्ट हो गया, k = 0 रिजेक्टेड, नहीं चलेगा, ये अलाउ नहीं है। ठीक, अब हम क्या रख के चेक कर रहे हैं, k = -6, यहाँ पे रखो -6 पहले इक्वेशन में। ठीक है, ये इसमें हम रख रहे हैं, यहाँ देखिए -6 -3 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, समझते जाइएगा। उसके बाद इक्वल टू 3/k है, तो फिर से k की जगह -6 रख दिए। इसी तरह से k/12 है, तो -6/12। क्या ये सब बराबर हैं? ये कितना हो गया, -6 -3 -9/-6, और ये तो कट के हो जाएगा 1/-2, ये भी कट के हो जाएगा 1/-2। ठीक है, ये कट के क्या होता है, देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ऑलरेडी ये प्लस हो गया। अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू हो गई 3/2, ये वाली वैल्यू हो गई 1/2, ये वाली वैल्यू हो गई 1/2। तो 1/2 तो ठीक है माइनस वाले, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए k = -6 भी क्या हो गया, रिजेक्टेड, क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में बराबर नहीं आई। अब हम किस चीज़ की वैल्यू रखेंगे, k = 6 उसी इक्वेशन में। तो देखो एट k = 6, चलिए रखें। यहाँ पे देखिए k -3, तो 6 -3/6, 6 -3/6, 3/k, तो 3/6, k/12 यानी 6/12। ठीक, ये कितना हो गया 6/3, 3/6, ये भी कितना हो गया 3/6, ये कितना हो गया 1/2 कटने के बाद, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो तीनों में हमको क्या मिला, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब है k = 6 satisfied इक्वेशन 1, देयरफॉर k = 6 इज आवर आंसर। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लो, मैंने एक बड़ा लेंदी क्वेश्चन उठा लिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से देख के बना लीजिए, रिपीट करके देख सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब हम दूसरे पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, यूनिक आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे या मेनी सॉल्यूशन आएंगे। अब हम इनके सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं, यानी x और y की वैल्यू निकालनी। इसमें दो मेथड हमको डिस्कस करना है, एक तो हमारा एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो दोनों से एक एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि दोनों आपका प्रिपेयर हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे असाइनमेंट में आया हुआ था और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो मॉडल पेपर में भी लास्ट में आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 17 या 18 में आपको इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसमें मेथड नहीं बोला है मॉडल पेपर में, आपकी जो मर्जी जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप बना लीजिएगा। तो चलो मैं आपको एलिमिनेशन से बताता हूँ। एलिमिनेशन का मतलब होता है डिलीट करना, यानी किसी एक वेरिएबल को डिलीट कर दो, कोई एक वेरिएबल बच जाएगा, तो एक अननोन क्वांटिटी रहेगी, एक वेरिएबल रहेगा, तो एक इक्वेशन ही लगेंगी उसको सॉल्व करने के लिए और उससे आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन जाएगा, तो इसको बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। देखिए सबसे पहले हमको टारगेट सेट करना पड़ता है कि हम x वाले को डिलीट करें या y वाले को डिलीट करें। डिलीट करने का तरीका ये है कि जैसे अगर मेरे को 3 को डिलीट करके 0 बनाना है, तो इस 3 के नीचे 3 ही आना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में।
तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से अगर मेरे को y डिलीट करना है तो y के सामने वाला नंबर सेम होना चाहिए, y के सामने वाला नंबर सेम होना चाहिए। साइन भले दोनों सेम हो, एक को हम माइनस कर देंगे, यानी एक का साइन माइनस हो दूसरे का प्लस हो, चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो, अपोजिट साइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम बना लेंगे एक इक्वेशन को माइनस करके, और पहले से है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसमें उन्होंने ऑलरेडी y का कोफिशिएंट 5 दे रखा है दोनों जगह, और खुद से उन्होंने दोनों का साइन अपोजिट रखा है। तो हम अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो ऑलरेडी y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो फिर से इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, आप देखिए किस तरह से इसमें से वेरिएबल की वैल्यूज डिलीट होती हैं और किस तरह से एक वेरिएबल की वैल्यू आती है। इसको हम ऐड करें, ऐड करने में किसी का साइन नहीं बदलता। तो देखिए डायरेक्ट -5y + 5y कैंसिल हो गया, 4x 3x दोनों प्लस में है तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 7x, 20 और 15 35। तो x = 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35, x की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल गई, ये हमारा एक आंसर हो गया। अब इसको उठा करके अपने इक्वेशन में कहीं भी रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1, मैं पहले इक्वेशन में रख दे रहा हूँ 4x - 5y = 20। तो इसमें देखो x की जगह हमको 5 रखना है, ये हमने 5 रख दिया, ये है -5y = 20, 5 4 जा 20, -5y = 20। हम 5y को उस तरफ ले जाते हैं, इधर ही माइनस में है, इक्वल के उस पर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा। इधर है 20, ये वाली 20 को अगर मैं इस तरफ बुलाऊं, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं, 20 में से 20 गया 0, 5y। तो y = क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाय 5, अल्टीमेटली ये 0 ही आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 मिल गई और x की वैल्यू 5 मिल गई। अब हम चेक करते हैं कि हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं है, आंसर सही आया कि गलत आया है। तो दोनों इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये चेक करने का तरीका देखो, 4x - 5y = 20 आना चाहिए, करके देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 5, y की वैल्यू कितनी रखनी है 0, देखो क्या ये 20 आता है, 5 4 जा 20, 5 × 0 0, तो 20 - 0 20 = 20, दोनों तरफ बराबर आया, मतलब हम बिल्कुल सही निकाले हैं, दो वैल्यू x की 5 और y की 0, ये करेक्ट है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया एलिमिनेशन। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं जिसमें हम एक को एलिमिनेट करके आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। अब इसमें देखो सारे नंबर अलग अलग हैं, मैं चाहता हूं कि मैं x को डिलीट कर दूं, लेकिन डिलीट कब होगा x, जब x के सामने यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, दूसरे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, क्यों ऐसे करें मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ठीक। अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इसको पूरे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये भी 2x ये भी 2x, सेम सेम बन गए, दोनों प्लस में, तो नीचे वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन से माइनस, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ये नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, इसको 2 से किए तो 8y, इसको 2 से किए तो -14, और हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे को सब्ट्रैक्ट माइनस। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे सबके साइन बदल जाते हैं, जैसे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये इनके ओरिजिनल साइन हो जाएंगे। अब 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसल, 5y माइनस में 8y प्लस में, ये ओरिजिनल साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 8y में 5y गया 3y इक्वल, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 8 चला गया, कितना बचेगा 6, साइन 14 का यानी पॉजिटिव साइन। तो y = कितना हो गया 6/3, दिस इज़ 2। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू हमको 2 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठा करके
हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं या 2 कहीं भी रख सकते हैं अपन। तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ मैं। तो मेरा इक्वेशन है x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। x हमको निकालना है 4, y की जगह क्या रखना है हमको 2 इज इक्वल टू माइनस 7। x माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू माइनस 7। नंबर को नंबर के पास भेज दो, 8 इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 पहले से माइनस में था। x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 रख के y की वैल्यू 2 रख के माइनस 7 आ जाएगा। यहीं पे देख लो, x की जगह क्या रखेंगे 1, ये है 4, y की जगह क्या रखना है 2, क्या माइनस 7 आता है, आंसर है हाँ, चेक करो, दिस इज़ 1 माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू माइनस 7, और ये 1 और माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7। ये उल्टा मैं करके आपको दिखा रहा हूँ चेक, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा एलिमिनेशन का मेथड है। उम्मीद है आपको एलिमिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, एक या दो क्वेश्चन, उसको देखिए कैसे करना है। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है, देखो ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे पहले इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से ये हमारा पहला इक्वेशन है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y मैं उधर भेजूंगा तो y मेरा प्लस हो जाएगा, ये उधर -1 पहले से है। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, कौन सी इक्वेशन से हमने निकाली, पहले इक्वेशन से, इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन 3। अब हम पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें तो उसको रखेंगे कहाँ, दूसरे इक्वेशन में, जहाँ x आता है वहाँ x की जगह ये पुट कर देंगे। पुट को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो पुट या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। देखो अगर 1 से आप वैल्यू निकाले हो तो पुट कहाँ करोगे 2 में, और अगर 2 से निकाले होते तो पुट कहाँ करते 1 में। तो मैंने 1 से निकाला है तो इसलिए मैं 2 में पुट करूँगा। अब जहाँ x आता है वहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे y -1। यहाँ पर x आया तो ये हमने लिख दिया y -1, ये पहले से 2y है और ये 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × y 3y, 3 × -1 -3, 2y इक्वल टू 12। 3y और 2y साथ में सॉल्व हो गए, 3y में 2y गया 1y -3 इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3 उधर चला गया, उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू उठा करके कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन 3 में, यही तो हम छोटा सा बना आए थे इक्वेशन। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन है ये ना, ओके ठीक। x इज इक्वल टू y की जगह हमको रखना है 15 -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। एक हमारा ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन का, ताकि आपका ये और पक्का हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाएंगे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो देखो कहाँ से वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट की थी, अब मैं दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के पहले इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। तो देखो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, मैं दूसरे इक्वेशन से निकाल रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 x - 2y इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 2y माइनस में उधर जा करके प्लस, और ये -1 तो पहले से है, ये x की वैल्यू आ गई, ये इसका नाम रख दिया इक्वेशन 3। अब ये हमने कहाँ से निकाला 2 से, इसलिए पुट कहाँ करेंगे 1 में, तो इसको हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 2 जहाँ x आया, x की जगह क्या लिखना है 2y -1 प्लस ये वाला y इज इक्वल टू ये वाला 8। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 2 जा 4y -2 1 जा 2 प्लस y इक्वल टू 8। 4y और ये y साथ में सॉल्व होगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 4y + 1y 5y -2 इक्वल टू 8।
5y इज इक्वल टू, ये -2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, 8 पहले से प्लस में है, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, ये कट के क्या हो गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, ये दिख रहा है आपको, y की वैल्यू 2 हो गई। अब इस y को कहाँ पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 इन, ये वाली इक्वेशन में रख देते हैं थर्ड, जो हमको छोटा दिखता है थर्ड, तो यहीं पर देखो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है 2y - 1, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, y की वैल्यू हमको रखनी है 2, ये -1, x इज इक्वल टू 2 2 जब 4 -1, x इज इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये हमारे आंसर हो गए, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। उम्मीद है अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा लेंगे और आपसे ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। अब हम थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वही क्वेश्चन है जो हमारे 6 नंबर के आए हुए हैं 2018 में, 19 में, 20 में। ग्राफिकल मेथड हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए 2018 के क्वेश्चन में नहीं बना रहा, मैं 19 और 20 के क्वेश्चन ले रहा हूँ और कुछ 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 2017 में ये क्वेश्चन आया था तीनों सेट में, और इस साल भी 2022 में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए इससे रिलेटेड बुक में जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये कीमत वाले, कॉस्ट वाले, उनको आप बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 देख लीजिए, एक्सरसाइज 2 से पहले की एग्जांपल आप देख लीजिए, तो ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं इसको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज से। हमारा क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज़ 1200 रुपीज़, यानी अगर हम दुकान से 3 चेयर और 2 टेबल खरीदते हैं तो दोनों की कीमत मिला करके कितनी होती 1200, एंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 3 टेबल, और अगर हम 2 चेयर और 3 टेबल खरीदते हैं तो उसकी कीमत होती 1550 रुपये। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, तो 1 चेयर और 1 टेबल की कीमत कितनी होगी। इसको बनाने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन वाली लाइन हो उसको ढूंढ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारी क्वेश्चन वाली लाइन क्या है, ये फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर और 1 टेबल, एक चेयर की कीमत और एक टेबल की कीमत। मैंने पहले बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 चीज़ें इकट्ठी पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे चेयर की कीमत भी पूछ ली गई और टेबल की कीमत भी पूछ ली गई, तो हम दोनों की कीमत कुछ ना कुछ मान लेंगे। अब 2 चीज़ें पूछी हैं तो 2 अननोन क्वांटिटी हम मानेंगे, तो यहाँ पर देखिए बनाने का तरीका, इसको हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज़ और सेम कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज़। तो ये हमने मान लिया, एक चेयर की कीमत कितनी हो गई x रुपया, एक टेबल की कीमत कितनी हो गई y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार अब हम इक्वेशन बना रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, 2 अननोन क्वांटिटी है तो 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब देखिए हमने बोला कि एक चेयर की कीमत x रुपया है, तो हम कितने चेयर खरीदे थे शुरू में, पहले केस में 3 चेयर, एक चेयर की कीमत x रुपया, तो 3 चेयर की कीमत कितनी हो जाएगी 3x रुपया, ये रुपया है, ये रुपया की लैंग्वेज में बात हो रही है, ठीक। एक टेबल की कीमत है y रुपया, तो 2 टेबल की कीमत कितनी हो गई 2y रुपया, और क्वेश्चन ये बोलता है कि 3 चेयर और 2 टेबल दोनों का मिला के कितना रुपया कीमत दिया हमने 1200 रुपया। तो ये रहा 3 चेयर की कीमत और ये रहा 2 टेबल की कीमत, दोनों मिला करके हमने कितना रुपया दिया 1200 रुपया। भाई ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, तो रुपया बराबर रुपया होता है, बीच में इक्वल साइन लगा है, तो ये भी रुपया होगा, ये भी रुपया होगा। ये बन गया पहला इक्वेशन। इसी तरह से फिर से देखो 1 चेयर की कीमत x रुपया, तो दूसरा केस ले रहे हैं, 2 चेयर की कीमत कितनी होगी 2x रुपया, ये रुपया की लैंग्वेज में बात हुई, ठीक। इसी तरह से 1 टेबल की कीमत कितनी हुई y रुपया, तो 3 टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी 3y रुपया, और क्वेश्चन बोलता है दोनों मिला के 2 चेयर और 3 टेबल की कीमत कितनी अदा की गई 550 रुपया, तो ये दोनों मिला करके कितना अदा किया गया 1550 रुपया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपकी मर्जी, अब आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, जिससे बनाना है उससे बनाओ। मैं इसको एलिमिनेशन से बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड मैं लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। अब बनाने का तरीका क्या है एलिमिनेशन से, हमको x और y में किसी एक वेरिएबल को डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं y को डिलीट कर दूँ। तो y डिलीट कब होगा, जब y के सामने वाले ये नंबर जैसे ये 3 और 2 दोनों सेम हो जाएंगे। तो सेम करने का तरीका होता है दोनों के एलसीएम ले लो, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं
हम क्या करेंगे, टू डिलीट, या डिलीट नहीं लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, टू एलिमिनेट y, टेक LCM ऑफ 2 and 3, और 2 और 3 का LCM होता है 6, दोनों का LCM कितना आ गया 6। देखिए ध्यान से सुनिए, जिस वेरिएबल को डिलीट करना है उसके सामने का नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पर नंबर सेम नहीं है तो हम नंबर को सेम बनाएंगे। सेम बनाने का तरीका है, दोनों का एलसीएम ले लो। ये हमने लिखा है टू एलिमिनेट y, टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3 यानी 6, तो हम इसको भी 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे। अब इस 2 को 6 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये अकेला तो नहीं, इसके साथ ही पूरा इक्वेशन है, इसलिए पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। एंड इसको भी हमको 6 बनाना है, ये 3 है तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए, 2, समझ रहे हैं। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। अब देखिए पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 3 से। तो ये पहले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x + 2y = 1200, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अच्छा ये लाइन मैंने ऐसे ज़बरदस्ती खींच दी, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ये 2x + 3y = 1550। ठीक, अब देखो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इधर हम लिख लेते हैं 3 3 जा 9x + 3 2 जा 6y = 3 × 12, 12 3 36 और 2 0 लगा रहेगा। उसके बाद 2 2 जा 4x, उसके बाद 2 3 जा 6y = 1550 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा था 11 हो गया, फिर 1 आया, 2 1 जा 2 और 1 3, ये हमारा इक्वेशन बना। अब हम देखिए y का कोफिशिएंट 6, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 6 सेम बना लिए। अब हम इसको डिलीट करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस करने से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो 6y प्लस में 6y माइनस में कैंसिल हो गया। 9x में 4x गया, 5x आएगा, साइन बड़े का यानी 9 का पॉजिटिव, = 3600 बड़ा है 3100 छोटा है, 3600 में 3100 जाएगा, कितना बचेगा 500। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 / 5, ये कट के क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 100। ये पहला आंसर हमारा आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 100 आ गई। इसी तरह से x की वैल्यू को उठा करके आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए, y आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ, पुट x = 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 3x + 2y = 1200। पुट करो x की वैल्यू, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 100, x की जगह 100 + 2y = 1200, ये कितना हो गया 300 + 2y = 1200, 2y बचाओ, 300 को उधर भेजो, ये इधर प्लस में उधर जा करके 1200 से माइनस हो जाएगा 300, तो 1200 में 300 जाएगा, कितना 100 बचेगा 900, ये y, तो y = 2 इधर आ जाएगा, 900 / 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 0, y = कितना हो गया 450। अब ये क्या थी कीमत, भाई x किसकी कीमत थी, यहाँ ऊपर हमने क्या माना था, x क्या था, एक चेयर की कीमत। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर x = कितना 100 रुपया, एक चेयर की कीमत 100 रुपया। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, जिसको हमने y माना था, y = 450 रुपया। तो एक टेबल की कीमत 450 रुपया और एक चेयर की कीमत 100 रुपया। इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन मैं और इसमें ले रहा हूँ, वीडियो अगर थोड़ी लंबी होती है तो आप ज़्यादा पैनिक महसूस नहीं करेंगे, इनको बनाएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सीधा 6 नंबर के लिए आता है और आप जानते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लेगा जी बनाने में। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं बुक से इसी टाइप का। तो सेम पैटर्न पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी, टी बोलते हैं चाय को, तो 15 किलो चाय की कीमत और 17 किलो कॉफ़ी की कीमत है 183 रुपया, पहला केस। दूसरे केस में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 25 kg टी और 13 kg कॉफ़ी, यानी 25 किलो चाय और 13 किलो कॉफ़ी की कीमत है 213 रुपया। तो बताइए फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी, तो 7 किलो चाय और 1 kg कॉफ़ी, 1 किलो कॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, ये हमसे पूछी गई है। तो हमारा क्वेश्चन चाय और कॉफ़ी पर है कि 7 किलो चाय की कीमत क्या होगी और 1 किलो कॉफ़ी की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले हम 1-1 किलो की कीमत मान लेते हैं। कुछ सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg टी बी x रुपया और सेम कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफ़ी बी y रुपया। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 किलो चाय की कीमत x रुपया है और 1 किलो कॉफ़ी की कीमत y रुपया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, 2 केस बनाते हैं। तो आप समझ ही गए, 2 अननोन क्वांटिटी है तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहला देखो, 1 किलो चाय की कीमत अगर x रुपया है तो 15 किलो चाय की कीमत कितनी हो जाएगी, 15x रुपया, ये रुपया में बन गया ना। अब देखो 1 किलो कॉफ़ी की कीमत y रुपया है तो 17 किलो कॉफ़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 17y रुपया, ये भी रुपया, दोनों मिला करके कितना रुपया दिए, 183 रुपया। ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली 1 किलो चाय की कीमत x रुपया है तो 25 किलो चाय की कीमत कितनी हो जाएगी, 25x रुपया, ये रुपया में बन गया। 1 किलो कॉफ़ी y रुपया का तो 13 किलो कॉफ़ी 13y रुपया का, और दोनों मिला करके कितना पैसा दिया गया, 213 रुपया। ये सेकंड इक्वेशन। अब आपकी मर्जी, आपको जिससे बनाना है उससे बनाइए। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं। तो हम पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 183। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। 15x इज इक्वल टू 183 माइनस 17y, इधर प्लस में उधर जा करके माइनस हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 183 माइनस 17y डिवाइडेड बाय 15, ये अपने को क्या मिल गया, x की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब ये हमने किस इक्वेशन से निकाला है, पहले इक्वेशन से, तो इसको हम पुट भी कहाँ पर करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। जहाँ x आएगा वहाँ पर ये वैल्यू रख दी जाएगी। तो दूसरा इक्वेशन हमारा है 25x प्लस 13y इज इक्वल टू 213। तो चलिए 25x आया, अब x की जगह हम ये पुट करेंगे, 183 माइनस 17y डिवाइडेड बाय 15, ये फिर प्लस 13y इज इक्वल टू 213। ये 25 और 15 आपस में ये कैंसिल हो सकते हैं 5 से, इसको हमने लिख दिया 5, 5 जा 25, 5 3 जा, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 नीचे बचा रहेगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 8 पंचे 40 और 15 का 1 41, फिर 4 कैरी आया, 5 एकम 5 और 4 9, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 17 में भी करेंगे, 7 5 जा 35, 3 बचा, 5 एकम 5 और 3 8, ये साथ में y, डिवाइड में कौन है इसमें 3, ये है 13y इज इक्वल टू 213। इन पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 ही हो गया। ये ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ हो जाएगी, ये इसमें 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये y इज इक्वल टू 213। ठीक, ध्यान से देखते जाइएगा। अब इस 3 को अगले स्टेप में हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए भेज देंगे। इधर क्या बचेगा हमारा, देखो 915 और ये भी y, ये भी y, तो साथ में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 85 में 39 माइनस करेंगे तो ये इससे ले 1 लेके 15 हो गया, 15 में 9 गया 6, 15 में 9 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4 और इतना y 46y, ये 3 तो उधर चला गया मल्टीप्लाई होने, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा
3 और 3 2 जा 6। अब इसको हम उस तरफ भेज देते हैं तो इधर माइनस में उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस, और ये इस तरफ आ जाएगा तो 915 से 639 माइनस हो जाएगा। 915 में इसको माइनस करते हैं, 15 में 9 गया 6, ये तो ज़ीरो हो गया, 15 में 9 गया 6, ये ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो में 3 तो जाएगा नहीं, इससे एक लेके क्या हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7, और ये फिर 8 हो गया, 8 में से 6 गया 2। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इन दोनों का सम ये आना चाहिए, 9 और 6 15 का 5, हाथ में आया 1, 7 और 3 10 और 1 11, फिर एक आया 6 और 2 8 और 1 9, ठीक करेक्ट है ये, और ये 46y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 46 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया 46 डिवाइड में। अब इसको हमको कटाना है, किससे कटेगा जी 46 6 से कटता है, 6 7 या 40 नहीं 46 किससे कटेगा, चलो 2 से कटाते हैं अपन ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या 23 से 138 कटता है, अगर कटता होगा तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। देखते हैं 3 का पहाड़ अगर हम 6 बार पढ़ें तो 18 आता है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं 23 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके, 23 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें, 6 3 का 18 का 8, हाथ में आई 1, 6 2 जा 12 और 1 13, देखो 138 आता है, तो ये 6 से कट जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। y किस चीज़ की वैल्यू हम माने थे, ऊपर देखिए y माने थे 1 किलो कॉफ़ी की कीमत, तो ये हो गई 1 किलो कॉफ़ी की कीमत 6 रुपया, ये रुपया में चल रही थी सारी बातें ना। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ये हम जुगाड़ बना के आए हैं छोटा सा, तो y की वैल्यू कहाँ पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ यहीं से, ठीक, तो हमारा x का वैल्यू है 183 माइनस 17y डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया 183 माइनस 17, y की वैल्यू 6 आई है, ये 6 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 15, ठीक, ये x आने वाला है, तो 183 माइनस 6 6 7 जा 42 और 6 कम 6 और 4 10 डिवाइडेड बाय 15, 183 में 102 गया, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 0 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, ये हो गया 15, 3 से कटाते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 बचा 21, 3 7 जा 21 और 3 5 जा ये, तो ये आया 27 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम और फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते, तो x की वैल्यू हम इसी को ले लेते हैं 27 डिवाइडेड बाय 5, ये इतना रुपया। अब x किसको हम माने थे, देखो 1 किलो चाय की कीमत, अब हमसे कितना किलो चाय की कीमत पूछा है 7 किलो, तो अब देखो ना यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg टी, ठीक, ये x कितना आया 1 किलो चाय की कीमत इतना रुपया। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफ़ी y की वैल्यू तो 6 रुपया आई, 6 रुपया 1 किलो कॉफ़ी की कीमत हो गई और 27/5 रुपया 1 किलो चाय की कीमत हो गई, ठीक है, ये तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ओके, लेकिन हमको 7 किलो, यहाँ देखो 1 किलो का नहीं बताना है, हमको 7 किलो चाय की कीमत बतानी है, तो हम क्या करेंगे 1 किलो की कीमत मालूम है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 7 kg टी, तो क्या हो जाएगा 1 किलो की कीमत है 27/5, तो 6 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी इतनी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, 4 आया, 6 दूनी 12 और 4 18, यानी 182 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़, ये 7 किलो चाय की कीमत हो गई, 1 किलो कॉफ़ी की कीमत 6 रुपया, देयरफॉर टोटल कीमत, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक तो ये हो गया 182 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 रुपया, जोड़ दो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 5, एलसीएम लेके जोड़ रहे हैं जी, ठीक है, तो ये हो गया 2, 8 और 3 11 और ये हो गया 2, ये 212 डिवाइडेड बाय 212, ठीक है, क्या अपन सही कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए। अच्छा, ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर, देखो 7 किलो चाय निकालना था तो मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था ये, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम
7 7 जा 49, ये 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, हाँ ये आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम एलसीएम लेके बनाएंगे 189 को, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 18 3 21। ठीक, इसको जब आप डिवाइड करेंगे ये लगभग आपका आ जाएगा 43.8 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट यानी 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफ़ी मिला के क्या हो जाएगा 43.80 रुपीज़। ये हमारा टोटल कीमत हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन में, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए और आराम से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पर्याप्त हैं आपके लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी आने की इसकी पूरी संभावना है। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर की बात हो रही है, देखो 2 डिजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ भी 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। हम कहना ये चाह रहे हैं, देखो एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम उसको 7 गुना कर दें तो किसके बराबर हो जाता है? आंसर है एक 2 डिजिट के नंबर के बराबर हो जाता है, लेकिन उसके 4 गुने के बराबर। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर को 7 गुना करो तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर के 4 गुने के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला 2 डिजिट का नंबर है ये कैसे प्राप्त होगा? तो आंसर इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। यानी ये वाले नंबर जो 2 डिजिट के आपने बनाए हैं इनके डिजिट को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करना मतलब उल्टा कर देना, तो फिर ये दूसरा वाला 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। तो इसका 4 गुना होता है पहले वाले के 7 गुने को अगर हम लेते हैं तो। अब हमको दूसरी चीज़ दी गई है, सम ऑफ द डिजिट इज़ 3। दोनों डिजिट का सम 3 है, तो बताइए वो दोनों डिजिट क्या होंगे? तो देखो इसको कैसे बनाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए सबसे पहले किसी भी 2 डिजिट के नंबर के बारे में सोचिए। जैसे 2 नंबर है 25, ये 2 डिजिट का नंबर है। इसमें ये जो नंबर होता है ये होता है यूनिट प्लेस का नंबर, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस का नंबर। और ये वाला क्या होता है? टेंस प्लेस का नंबर, इकाई और दहाई। इकाई को बोलते हैं यूनिट प्लेस का नंबर, दहाई को बोलते हैं टेंस प्लेस का नंबर या टेंस डिजिट। तो इस तरह से अगर मेरे को 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो मेरे को एक यूनिट प्लेस का नंबर मानना पड़ेगा, एक टेंस प्लेस का नंबर मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ लेट यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स, और इसी तरह से एंड टेंस डिजिट नंबर बी वाई। तो हम मान लेते हैं यूनिट डिजिट का नंबर क्या है? एक्स, और टेंस डिजिट का नंबर क्या है? वाई। अब ये तो डिजिट हो गए, तो डिजिट से नंबर कैसे बनता है? देखो ये यूनिट प्लेस का नंबर क्या था? 5, टेंस प्लेस का नंबर क्या था? 2, तो ये 25 नंबर कैसे बना? तो उसका तरीका है नंबर बनाने का कि यूनिट प्लेस के डिजिट से 1 मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस के डिजिट से 10 मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, देखो क्या आता है। 5 1 जा 5 और 10 2 जा 20, दोनों जुड़ेंगे तो क्या दे देंगे? 25, यही नंबर आ जाएगा। तो यही तरीका हम यहाँ पर बनाते हैं। देयरफॉर देखिए ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? देखो यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई प्लस ये है टेंस प्लेस, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया? 10 इंटू वाई, 10y x मल्टीप्लाइड बाय 1 x, ये बन गया हमारा ओरिजिनल नंबर। ये है ओरिजिनल नंबर। ठीक, ओरिजिनल नंबर फिर से यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, ओरिजिनल नंबर ये हमारा बन गया। तो ये हमारा नंबर बन गया, भले वो इस रूप में नहीं दिख रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रूप में दिख रहा है एक्स वाई की लैंग्वेज में। भाई नंबर बनाने का तरीका तो यही है ना, याद रहेगा। ठीक, अब ये नंबर होता तो जुड़ के ऐसा दिखने लगता, अब ये प्योर नंबर नहीं, इसलिए इसको इसी फॉर्म में रख के छोड़ देंगे। अब हमको क्या करना है, ये हमने ओरिजिनल नंबर बना लिया, इसी का 7 टाइम लेना है, 7 गुना करना है। तो ये किसके बराबर होगा? फिर से 2 डिजिट के नंबर के 4 गुने के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा 2 डिजिट का नंबर है वो कैसे प्राप्त होता है? डिजिट को रिवर्स करने से। रिवर्स करने का मतलब अभी हमने यूनिट प्लेस पे x माना है, टेंस प्लेस पे y, इसको रिवर्स कर दीजिए तो यूनिट प्लेस पे y आ जाएगा, टेंस प्लेस पे x आ जाएगा। देखिए रिवर्स द डिजिट, तो बताइए वंस डिजिट या यूनिट डिजिट किसको मान लेंगे? यूनिट डिजिट अब हम y को, और टेंस डिजिट नंबर किसको मान लेंगे? x को। देयरफॉर रिवर्स नंबर क्या बनेगा? देखिए
यूनिट डिजिट पर 1 मल्टीप्लाई और टेंस डिजिट पर 10 मल्टीप्लाई, तो रिवर्स नंबर क्या बना 10x प्लस वाई। ये ओरिजिनल नंबर, ये रिवर्स नंबर। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोनों नंबर मैं लिख रहा हूँ। ओरिजिनल नंबर ऊपर वाला ये यहाँ पे लिख रहा हूँ 10y प्लस एक्स, और रिवर्स वाला नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 10x प्लस वाई। अब हम पढ़ते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। ये ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है ओरिजिनल और ये है रिवर्स। रिवर्स करने पर ये नंबर हमको मिला। ठीक, अब देखिए सिचुएशन। यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, यानी ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसका 7 गुना करने पर, 7 गुना 7 टाइम इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है 4 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करने से जो आपको नंबर मिला है उसके 4 गुने के बराबर हो जाता है ओरिजिनल का 7 गुना। ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 10 70y, 7 इंटू एक्स 7y, 4 इंटू 10 40x, 4 इंटू वाई 4y। x एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई का, तो हम सबको एक तरफ कर लेते हैं एक्स वाई को। यहाँ से देखिए ये अच्छा ये x बड़ा है तो इसको हम उस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये है 40x माइनस 7x, ये है 70y, 4y को इस तरफ बुला लो, माइनस हो जाएगा। 70 में 4 चला गया, कितना बचेगा 66y। 40 में 7 चला गया, कितना बचेगा 40 में 7 माइनस करो 33x। अब हम दोनों को एक तरफ बुला लेते हैं या इसको उसी तरफ ले जाते हैं। 33x और 66 उधर जाके माइनस 6y और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। देखो दोनों 11 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, या 33 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो इजी हो जाएगा। ये कितना हो गया x, ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 0। अब आप इसको देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, देखो इसको 33 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 33 से डिवाइड कर दिए, तो 33 कैंसल, 1 बचा, 66 डिवाइडेड बाई 33 2 ये बचा। तो हमारा एक इक्वेशन ये हो गया, ये हमने इस सिचुएशन से निकाल ली। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, ये दिया हुआ था, देखो सम ऑफ द 2 डिजिट इज 3। 2 डिजिट कौन से थे x और y, दोनों का सम कितना आएगा 3। एंड यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन से x प्लस वाई कितना है 3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अपने पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो देखिए दोनों को अपन क्या कर दें माइनस, देखो मैं x डिलीट कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, ये x प्लस में, ये x प्लस में, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो x डिलीट हो जाएगा क्योंकि x के सामने वाला नंबर सेम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लिखते हैं इक्वेशन 1, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से सबके साइन बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। अब x प्लस में x माइनस में कैंसल, ये तो कट गया। 2y माइनस में है, ये y भी माइनस में हो गया, माइनस माइनस करना प्लस है लेकिन साइन बड़े वाले का माइनस आएगा, तो 2y में 1y जुड़ गया 3y, 0 में से y गया, सॉरी 0 में से 3 गया, 3 माइनस का। ठीक, ये चीज़ समझ में आए, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। अब मैं बाकी का पार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हमको y क्या मिला, y इज इक्वल टू 3/3। यहाँ दिख रहा है आपको ना, ये 3y है, ये 3 है, ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा 3/3। तो ये कट के क्या मिल गया हमको 1, तो y की वैल्यू हमको 1 मिलती है। अब इसको उठा के कहाँ रखें, हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, कौन सा आसान दिख रहा है, y की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ सेकंड वाले में। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या मिल गई 2। अब हमको नंबर बनाना है, ये तो हमारा यूनिट प्लेस था, यूनिट डिजिट, और ये हमारा क्या था टेंस डिजिट, देयरफॉर नंबर कैसे बनता है, यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई,
यानी नंबर तो हमारा यही था ना, ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, 10x प्लस ये वाला है ऊपर, यहाँ पे देखिए 10y प्लस एक्स, यही था ना ओरिजिनल नंबर। तो ये हमने बना लिया 10y प्लस एक्स। वैल्यू को पुट करो, 10 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू क्या है 1 प्लस x की वैल्यू क्या है 2। 10 इंटू 1 क्या हो गया 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। तो ये हमारा नंबर बन गया 12 और यही हमको बनाना था। फाइंड द डिजिट पूछा था और हमने नंबर भी बना दिया, तो आंसर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया x और y पर। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन कर दिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। एक बार डिटेल से इसको देख लीजिए आराम से और इसको खुद से बनाइए बिना देखे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कठिन है, इसलिए आपसे ये बनना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एज पर रिलेटेड है। लास्ट ईयर आया था 2020 में तीनों सेट में। सीधा 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 ईयर्स एगो, आज से 5 साल पहले जितनी बातें हो रही हैं वो आज से हो रही हैं। तो आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। आई वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, यानी एक फादर है वो बता रहा है कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी, 3 टाइम्स ज़्यादा थी। दूसरा सिचुएशन है 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल के बाद, आई शैल बी 2 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र से 2 टाइम हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माइन एंड माई सन, तो मेरी प्रेजेंट एज और मेरे बेटे की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन वाली लाइन को अच्छे से पकड़िए, उसी को कुछ मान लीजिए। तो प्रेजेंट एज पूछा है तो हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ माई एंड माई सन बी एक्स एंड वाई ईयर। ठीक, याद रहेगा। यानी अपनी उम्र, फादर की उम्र मैंने कितनी मानी एक्स और बेटे की उम्र मैंने कितनी मान ली वाई ईयर। ठीक, अब जैसे जैसे क्वेश्चन जहाँ जहाँ ले जा रहा है वहाँ वहाँ हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 साल पहले चलो। तो आज मेरी उम्र एक्स साल है, बेटे की उम्र वाई साल है। तो आज से 5 साल पहले हम दोनों की उम्र में से 5-5 साल माइनस हो जाएगा। तो देखिए 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले, माई एज कितनी हो जाएगी, आज अगर मैं एक्स साल का हूँ तो 5 साल पहले 5 साल घटा दो इतने साल का, और सन एज, बेटे की उम्र क्या रही होगी, बेटा अगर आज वाई साल का है तो 5 साल पहले 5 साल घटा दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, 5 साल पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों की उम्र हम लिख लेते हैं। ये लिख दिया मैंने बाप की एज और ये लिख दिया मैंने बेटे की एज, दोनों की एज लिख दी, ये फादर की और ये सन की, फादर सन। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, 5 ईयर्स एगो आई वॉस यानी फादर की एज 3 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, यानी बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा थी। ये रहा बाप का उम्र, ये रहा बेटे का उम्र, 5 साल पहले की उम्र है ये। इसका मतलब है बाप की उम्र बेटे की उम्र से कितनी गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं बेटे की उम्र को भी 3 गुना कर दूँ तो दोनों उम्र बराबर हो गई कि नहीं। क्वेश्चन बोलता है कि 5 साल पहले फादर की एज 3 टाइम थी बेटे की एज से, सन की एज से 3 टाइम थी। तो 5 साल पहले मैंने एज लिखा तो मतलब ये 3 गुना है फादर की एज बेटे की एज से। तो अगर मैं बेटे को भी 3 गुना कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। बस यही काम हमको करना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15, y इधर बुला लो, नंबर भी इसी तरफ बुला लो। x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए x माइनस 3y, ये दोनों नंबर है साथ में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 गया 10, साइन बढ़े का। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमको सिचुएशन कहाँ ले जा रहा है वो देखिए, दूसरे सिचुएशन में चलते हैं। 10 ईयर लेटर यानी 10 साल के बाद, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद, माई एज मेरी एज कितनी हो जाएगी, आज प्रेजेंट में मेरी एज कितनी है एक्स ईयर, तो 10 साल के बाद क्या होगी, 10 साल जुड़ जाएगा मेरी उम्र में, मैं इतने साल का हो जाऊंगा। और बेटे की एज सन, अगर सन आज वाई साल का है तो 10 साल के बाद उसकी भी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, इतने साल का हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, दोनों की एज में लिख लेता हूँ। ये फादर की एज लिख रहा हूँ x प्लस 10 और बेटे की एज लिख रहा हूँ y प्लस 10। अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो पढ़ लेता हूँ। 10 ईयर लेटर 10 साल के बाद, आई शैल बी यानी फादर बोलता है मेरी उम्र
2 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, बेटे से 2 गुना हो जाएगी। तो ये हम 10 साल बाद की एज लिख रहे हैं ना जी, ये फादर की एज, ये बेटे की एज, तो फादर की एज 2 गुना हो चुकी होगी। तो अगर हम बेटे को भी 2 गुना कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने बेटे को भी 2 गुना कर दिया, दोनों की एज क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, अब बस हम यही चाह रहे थे, x + 10 = ये हो गया 2y + 20, दोनों एक तरफ बुला लो। x, ये 2y इधर आया माइनस में, 10 पहले से इधर प्लस में है, ये 20 भी इधर बुला लिया, -20 हो गया = 0। x - 2y प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 गया 10 = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x - 3y + 10 = 0, और ये है x - 2y - 10 = 0। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 आपने इधर लिया कि उधर, फ़र्क इससे पड़ता है कि दोनों में एक ही तरफ होना चाहिए, इधर या इक्वल की उस तरफ। ठीक है, अब देखो x के नंबर दोनों सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 y, लेकिन साइन बढ़ेगा 3 का, यानी माइनस, प्लस 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 हो गया, +20 = 0। y उस पार ले जा रहा हूँ, y प्लस हो गया, इधर 20। y किस चीज़ की वैल्यू हमने मानी थी, किसकी एज मानी थी, y हमने एज मानी थी सन की, तो ये y की वैल्यू आ गई 20, यानी सन की एज कितनी है, 20 ईयर्स। ये हम लिख लेंगे आंसर लास्ट में। उसके बाद हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, तो इसको मैं उठा के इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। पुट y = 20 इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है। x - 3, y की जगह हमको क्या रखना है, 20 + 10 = 0। x - 3 2 जा 6 0 60 + 10 = 0। x माइनस प्लस माइनस माइनस, 60 में 10 गया 50 = 0। x = +50। x किसकी एज हमने मानी थी, फादर की, दिख रही है ना आपको यहाँ पे। x हमने किसकी उम्र मानी थी, सन फादर की, और y किसकी मानी थी, सन की, दोनों की एज आ गई है। देयरफॉर माई प्रेजेंट एज कितना है, 50 ईयर्स, और माई सन्स प्रेजेंट एज, कै साल का बेटा था, 20 ईयर। तो ये हमने एज वाले क्वेश्चन बना लिए। एज वाला क्वेश्चन भी आता है, आप एग्जाम्पल से और एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब मैं 1-2 पैटर्न पे और लेता हूँ, उसके बाद आपको और कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मैं आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस रिकमेंड कर दे रहा हूँ जो मैं अब नहीं बना रहा हूँ, यानी एप्लीकेशन बेस्ड आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ध्यान से रखिए, ये आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ से, एक्सरसाइज 2 से, बुक से ना, एक्सरसाइज 2 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 आप बना लीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, 6 बना लीजिए, 12 बना लीजिए, और एक बना लीजिएगा 14। ये 3 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इनको बनाने के लिए आप हमारी चैनल का हेल्प ले सकते हैं, उसमें आपको एक्सरसाइज 2 में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी यहाँ से आ सकता है, याद रखिएगा बच्चों, और सीधा 6 नंबर के लिए आएगा। तो एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन आप हमारे चैनल को देख करके प्रिपेयर कर ही सकते हो। मैं आपको अब 2 अलग पैटर्न पर क्वेश्चन बताता हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 से ही। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 14, 2 नंबर का अंतर, यानी 2 नंबर को माइनस करने में 14 आता है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 448, दोनों नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालने से, माइनस करने से 448 आता है। तो दोनों नंबर बताइए। हम मान लेते हैं, लेट द 2 नंबर्स आर x एंड y, वो 2 नंबर कौन से होंगे, x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दोनों नंबर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x - y, डिफरेंस कितना आता है, 14। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दोनों नंबर का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालें, ऐसे, ये तो कितना आता है, 448, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये स्क्वायर वाला है, ये भी ना स्क्वायर वाला है, साथ में सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। देखो, ये a² - b² दिख रहा है, a² - b², इसका फार्मूला होता है a - b, और एक होता है a + b, यही होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं a - b
और a प्लस बी इज इक्वल टू 448। x माइनस वाई की वैल्यू 14 हमारे पास है, यहाँ पुट कर दिए। ये 14 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। x प्लस वाई 448 डिवाइडेड बाय 14, इसको कैंसिल कराते हैं 2 से, तो ये हो गया 2 2 4 और ये 2 7 जा 14, 7 से ये कटेगा, कटाते हैं 7 3 जा 21, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, तो x प्लस वाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई 32, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो ये x माइनस वाई और ये x प्लस वाई वाला लीनियर इक्वेशन बन गया सेम पावर का, यानी 1 पावर का। तो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस y जो है माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, सेम नंबर के साथ। y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, अपोजिट साइन ऐड कर देंगे, कट जाएगा। देयरफॉर ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 14, इसी तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 32 ऐड कर दिए, y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x 14 और 32, 4 2 6, 3 और 1 4, x इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 23। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, जैसे इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 2, नहीं इक्वेशन नंबर कौन सा बनाए थे इसको 3 में पुट कर देते हैं इक्वेशन 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, x की जगह क्या रखना है 23, y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 32 माइनस 23, y इज इक्वल टू 32 में 23 घटा दीजिए, कितना आएगा 9 ही आएगा शायद। दो नंबर हमारे कौन से हो गए 23 और 9, माइनस करके देखिए 23 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो आपको 14 मिलता है कि नहीं, आंसर है मिलता है, तो यानी हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर अपन ले लेते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। सो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 25, दो नंबर का सम 25 है, एंड सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, यानी उन्हीं नंबरों को उल्टा करने से कितना हो जाता है वो उनका सम 1/4। तो बताइए वो दोनों नंबर क्या होंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम दो नंबर मान लेते हैं, लेट द 2 नंबर बी x एंड y, दो नंबर हमने मान लिया x और y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबरों का सम कितना है 25, तो x प्लस वाई कितना है 25, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बोलता हूँ उनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y, सम करना है रेसिप्रोकल निकाल के, ये आता है 1/4। लेकिन इसको हम सॉल्व करना नहीं जानते, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, एक्स से जब हम डिवाइड करेंगे y बचेगा, y मल्टीप्लाइड बाय 1 y से डिवाइड करेंगे x बचेगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1 x, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर एक्स वाई, ठीक है। तो 4 टाइम x प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई, और 4 इन दोनों में मल्टीप्लाई, x मैंने पहले लिख दिया, y मैंने बाद में लिख दिया। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 25 है, यहाँ पुट कर दीजिए 25, तो ये कितना हो गया 100। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 100, ये इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन x का पावर 1 प्लस y का पावर 1 से बनता है, ये तो मल्टीप्लाई वाला बन गया। तो इसको अब काउंटर करने के लिए देखो हम एक फॉर्मूला याद करते हैं। हमको मालूम है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसी तरह से x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दें तो सबके साइन चेंज होंगे, ऐसे प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल। अब ये दोनों माइनस हैं तो 2xy जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितने xy हो जाएंगे 4xy। यहाँ क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस किसको कर रहे हैं अपन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आएगा। तो ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको उस पार भेज दिए तो ये उधर जा कर के प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस में था, इक्वल के उधर गया प्लस, ये ऑलरेडी प्लस में है ये। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले में अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, देयरफॉर देखिए
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। अच्छा, ये हमने इसमें माइनस साइन नहीं लगाया, माइनस माइनस प्लस तो हुआ, लेकिन इसमें साइन किसका आएगा, माइनस का, इसलिए ये साइन क्या कैरी करेगा, माइनस, प्लस नहीं करेगा ना, ये माइनस साइन। अब देखो x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पुट कीजिए, कितना, 25 का स्क्वायर, दिस इज़ 4। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 100, ये पुट कर दीजिए। 25 का स्क्वायर होता है 625, 4 इंटू 100 400, 625 में 400 जाएगा 225, और ये है x माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। और फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से x माइनस, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये माइनस है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा इस पर। हमने x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ ऊपर से उठा के रख दी 25, 4xy, xy की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी 100, तो ये 400 हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 625 में 400 हो गया, 225 बचा, ये स्क्वायर इधर आया, अंडर रूट हो गया, 225 का अंडर रूट होता है 15, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। तो अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी काम की इक्वेशन कौन से हैं, एक हमारा ये पहला इक्वेशन x प्लस वाई वाला, और एक हमारा ये तीसरा इक्वेशन ये। अब हम दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। देखिए क्या करना है, इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर है ऐड, क्योंकि एक प्लस एक माइनस पहले से, y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 25 और 15 कितना हो गया, 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई। तो एक आंसर हमारा आ गया, x की वैल्यू 20। अब हमको y निकालना है, तो y किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 20, कौन सी इक्वेशन में रख दूँ जी, मैं रख देता हूँ पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू हमने रख दी 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 20, y इज इक्वल टू 25 में से 20 गया, कितना आएगा, 5 5, ठीक है, साफ सुथरा लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 5, ये तो x की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, आप चेक भी कर सकते हो, 20 और 5 25, ठीक, करेक्ट। तो इस तरह से हमने इसमें लगभग 14 क्वेश्चन बनाए। अगर आप इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से बना लेते हो तो नो डाउट आप निकल जाओगे आगे। इस क्वेश्चन में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, खाली एक क्वेश्चन, तो आप पूरा नंबर अटेम्प्ट करके निकलोगे, गेन करके निकलोगे, ठीक है। रात के करीब 1 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो उससे पहले कि मैं वीडियो को बंद करूं, आपको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6, 12 और 14 आप खुद से बना लीजिए, या मेरी वीडियो देख के बना लीजिए। अब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, आप वैसे परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसको आपको पूरा देखना है। और फिर से एक बार बोलता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं कम से कम वो इन वीडियोस को देख के अपनी रिवीजन कर लें। इतना भी क्वेश्चन अगर वो बना लेते हैं तो पूरी मैथ्स का निचोड़ है। तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, उसमें वीडियोस के लिंक हम भेजेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपकी क्यूरीज ज़रूर सॉल्व की जाएगी। ओके, एक बात और रह गया बताने से, वो ये है कि देखो इस चैप्टर का MCQs फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं बनाना है, याद रखिएगा ना। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैंने अभी तक पेपर में नहीं देखे यहाँ से क्वेश्चन आते हुए। तो आप चाहें तो इस चैप्टर के इन तीनों पार्ट को स्किप कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन आ गया तो मैंने जो बेसिक यहाँ पे बताया तो उससे आपका कवर हो जाएगा, बाकी इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।